साथियों, सच कहे तो आज पुनियानी जी को और शमशूल साहब को सुनने के लिए ही आए थे और बहुत अच्छी बातचीत आज हुई। और अगर इसको थोड़ा बहुत आगे हमारे सामने जो काम है, जो बहुत ज़बरदस्त इस दौर के कठिन लड़ाई है, उस लड़ाई के एक प्रेरणा के रूप में, एक दिशा के रूप में अगर लेके हम लोग बढ़ सकें तो हमें बिल्कुल ये भरोसा है कि आज की जो परिचर्चा है, ये जो पिछले 2 साल से हम लोग आज़ादी के 75 साल को लेके जन अभियान चला रहे थे, वो एक हिसाब से तो समापन है, लेकिन आगे के लिए एक ज़बरदस्त ऊर्जा का स्रोत हमें मिला। आज़ादी के आंदोलन के बारे में ज़रूर हमारे देश में जो स्थापित समझ थी, उसमें एक समस्या थी कि एक संकीर्णता थी, क्योंकि हमने आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी को एक घटना के रूप में और इसीलिए उसके कुछ खास आंदोलनों को ही ज़्यादा देश में तवज्जो मिला। वो एक ज़बरदस्त प्रक्रिया थी, एक दशकों का इतिहास था और जिसमें तरह तरह के आंदोलन थे, अलग अलग विचारधारा थी। तो उसका इतना जो व्यापक एक पूरा फैलाव था, अक्सर हम इसको कम करके समझा करते थे, कम करके देखते थे और ये एक समस्या रही। और इसमें समस्या ये थी कि आज़ादी के आंदोलन में हम सिर्फ इसी पर फोकस करते थे कि अंग्रेज़ों को कैसे भगाया गया, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किए गए, अलग अलग उस मीन्स पर हमारी ज़्यादा बात होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों को हटाना और उसके साथ साथ एक आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना करना, उसको बनाना, और वो आधुनिक हिंदुस्तान कैसा होगा, हम समझते हैं कि इसको भी आज़ादी के आंदोलन के ही एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में समझना होगा। और तभी, नहीं तो अक्सर आप पूछिए भाई आज़ादी के आंदोलन के फ्रीडम फाइटरों के नाम लीजिए तो उसमें अंबेडकर का नाम नहीं आएगा, आम तौर पर कोई नहीं लेगा। अंबेडकर को अलग करके कह देंगे वो तो संविधान लिखने वाले थे हमारे देश के लिए, ये आरक्षण लाने वाले हैं। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हमारे सामने कौन कितने दिन जेल में रहे हैं, किस तरह से लड़े हैं, अंडमान में गए, फांसी के फंदे पर गए, तो ये सब बातें हैं। अंबेडकर का उसमें आपको कम मिलेगा। अंबेडकर का बहुत बड़ा समय मिलेगा कि आधुनिक हिंदुस्तान के लिए उसके संविधान रचना करने, उसके अधिकारों के लिए पूरे चार्टर बनाने में, और साथ साथ जो सामाजिक गुलामी पूरे देश के अंदर, उस सामाजिक गुलामी को तोड़ करके वाकई वो सामाजिक बराबरी, सामाजिक आज़ादी लाने का वो जो पूरा एक फलक था, उसको अक्सर हमने राजनीतिक आंदोलन से अलग करके समझा। तो ये समस्या हम लोगों की थी और हमें लगता है समय के साथ साथ देश ने इसको महसूस किया। लेकिन आज हमारे सामने जो विडंबना है कि जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस, हिंदू महासभा, जिस विचारधारा के बारे में, जिस इतिहास के बारे में, तो आज़ादी के आंदोलन के दौर में वो अलगाव में थे। अब कल्पना कीजिए कि हमारे सामने, हम कभी लगता है कि ये तो आज हम जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, वाकई जो 40 के दशक में लोग जी रहे थे, जब सच में पार्टीशन हो रहा था, जब सच में इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, जब सच में वो पूरे ट्रेन में भर करके यहाँ से लाशें उधर, उधर से लाशें इधर ये आ रही थी, उस दौर में लेकिन हमने संविधान ले लिया। उस दौर में हिंदुस्तान में हमने जब कह दिया कि हम एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके लिए हमने कह दिया कि हमारे सामने आज़ादी, स्वतंत्रता, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था, बाद में संशोधन करके लाया गया, लेकिन स्पिरिट में वो बात थी। तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने में उतनी तकलीफ के बावजूद, उतनी पीड़ा, उतने ज़बरदस्त एक पूरे देश को तोड़ने वाला एक पूरा काम हुआ, एक इतने ट्रॉमेटिक पूरा माहौल था, लेकिन उस माहौल में इतनी ऊर्जा थी, इतनी उम्मीद थी लोगों के सामने कि हमने आगे के लिए एक रास्ता तय कर लिया। लेकिन आज हमारे सामने विडंबना ये है कि आज़ादी के पूरे आंदोलन के दौर में जो लोग अलग थलग थे, जो अलगाव में थे, कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, आज वो सत्ता में बैठ करके मुख्य धारा को परिभाषित कर रहे हैं। तो आज आज़ादी का मतलब ही बदल दे रहे हैं। ये कोई व्हाट्सएप का मामला नहीं है कि कह दे रहा है कि मैं 2014 में आज़ादी मिली, क्योंकि आज़ादी शब्द का मतलब बदल दिया गया।
अब मोदी जी को सुन लीजिए, 14 में जब पार्लियामेंट में बोले और अभी अमेरिका के संसद में जाके बोले। जब भी गुलामी की बात करते हैं तो 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं, 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि अंग्रेज आए और आकर के हिंदुस्तान को गुलाम बनाया और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आज़ादी का आंदोलन हुआ। ये 1000 साल की गुलामी, ये अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है और जिसको बिल्कुल स्थापित कर दिया गया कि हम तो 1000 साल से गुलाम थे, पहली बार हम आज़ाद हो रहे हैं। पहली बार देश में एक हिंदू, एक ऐसे कोई देश पे वो मिल रहा है, वो वाकई के हिंदू एम्परर की तरह ही वो जो बर्ताव करते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे सोचते हैं। और पार्लियामेंट में मोदी मोदी मोदी, एक सेंगोल कहाँ से उठा करके ले आए, तमिलनाडु से उठा करके लाए हैं। तो बिल्कुल उनके कहीं भी उनके पूरे सोच में कोई डेमोक्रेसी की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई संविधान उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक वाकई खुद को एक हिंदू, एक एम्परर के रूप में वो समझते हैं और उसी रूप में वो थोप रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हमारे सामने सबसे कठिन दौर है कि शायद आज़ादी को भी हमने बड़ा आसान समझ लिया था, शायद हमने समझ लिया कि टेकन फॉर ग्रांटेड आज़ादी आ गई, संविधान मिल गया, संविधान में बहुत सारा अधिकार आ गया। और इसीलिए शायद अंबेडकर को इसलिए बार बार समझना ज़रूरी है कि अंबेडकर वो शख्स थे जो संविधान पारित होते समय, उसी समय संविधान की विडंबनाओं को, उसके अंतर्विरोधों को, उसकी कमजोरियों को चिन्हित कर रहे थे। तो क्या चिन्हित कर रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई ये टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, जो ऊपरी परत है एक जमहूरियत की, लोकतंत्र की, लेकिन जो जमीन है वो अनडेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल है। एक एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल के ऊपर से तो हमने ले लिया, लेकिन इस जमीन को, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अंबेडकर हमसे ये कहते हैं कि अगर इस डेमोक्रेसी को अगर आप वाकई मजबूत बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटाइज द सॉइल, मतलब वो जो सामाजिक जमीन है, वो जो सांस्कृतिक जमीन है, वो जो हिंदुस्तान की पूरी जमीन है, उस जमीन का डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकीकरण करना होगा। नहीं करेंगे उस जमीन को वैसे ही छोड़ देंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे और वो संविधान को ज़्यादा दिन तक हम नहीं चला पाएंगे। वो क्या कहते हैं कि हम तो बराबरी तो हमको मिल गई, हमें तो मिल गई एक चुनाव में एक वोट डालने की बराबरी। वो एक वोट डालने की जो बराबरी, जिसमें अदानी को भी एक वोट है और हमारे एक गरीब से गरीब एक मजदूर को भी, एक खेत मजदूर को भी एक ही वोट है। तो ये जो वोट की बराबरी है, इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी क्या है? बाकी तो चारों तरफ गैर बराबरी का पहाड़ है और ये गैर बराबरी बढ़ती रहेगी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता। तो इस बढ़ती गैर बराबरी के सामने वो जो एक वोट की बराबरी है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो हमारे जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इलेक्टोरल इक्वालिटी है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में अगर भक्ति के रास्ते पर हम चलेंगे तो भक्ति धर्म के लिए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर इसको लाएंगे, जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर संसद में आते ही नहीं है। वो संसद में आए, उनको मजबूर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहली बार हम देख रहे हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाना पड़ रहा है कि कम से कम पार्लियामेंट में आए तो, आकर के कुछ बोले तो। और जब आ रहे हैं तब पूरे उनके पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद, वो बिल्कुल जो किराए पर भीड़ जमा करते हैं सिडनी में, अमेरिका में, वो जैसे मोदी मोदी करते हैं, रैलियों में जैसे मोदी मोदी करते हैं, हमारे संसद में भी मोदी मोदी मोदी, बिल्कुल इस तरह से बात हो रही है। तो ये जो पूरे देश में ये जो भक्ति, वो सीधे कह रहे हैं कि ये भक्ति, अब अफसोस की बात है, ये अंबेडकर के साथ भी हो गया। हमने भी अंबेडकर को भी एक देवता बना दिया, हमने उनके विचारों को छोड़ दिया और यहाँ देश में भक्ति इतना ज़बरदस्त इस देश में असर है कि हर चीज़ को हम भक्ति और धर्म के आधार पर मान लेते हैं। और इसीलिए मोदी आज हमारे सामने भगवान की तरह आ गए हैं। वो इस है ही नहीं, उनको महंगाई का हिसाब देना ही नहीं है, बेरोजगारी का हिसाब देना ही नहीं है, मणिपुर क्यों चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, पूछा ही नहीं जाएगा उनसे, क्योंकि मोदी जी को एक बिल्कुल अलग स्तर पर हमने रख दिया है। इसलिए तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक भगवान की तरह, एक अवतार की तरह ये विश्वास इस देश पर थोप दिया जा रहा है। तो ये जो अंबेडकर ने कहा था कि अगर इस भक्ति को हम राजनीति के सूत्र के रूप में लेंगे, राजनीति में इसको मौका देंगे, तो ये निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में हमें उस डिक्टेटरशिप की ओर ले जाएगा, और वो ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा था उसी समय
खुल करके कि अगर कभी हिंदू राज यथार्थ बनेगा इस देश में तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी। इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी त्रासदी वो है। तो हमें लगता है कि जो अंबेडकर ने उस समय कहा था वो सारी चीजें घटित हो रही है। और आज हमारे सामने, थोड़ा पानी दीजिए, आज हमारे सामने हमें लगता है कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। ये डिजास्टर हमारे सामने घटित हो रहा है, हो गया है। और उसमें आप देख लीजिए, अगर हम कहेंगे कि भाई आज़ादी का मतलब एंटी कॉलोनियल, तो एंटी कॉलोनियल को भी वो अप्रोप्रिएट कर ले रहे हैं। अभी जाते जाते 3 बता के गए हैं कि अभी तक तो देश में जो कानून चल रहे थे वो तो इंडियन पेनल कोड है, वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, सब अंग्रेजों का बनाया हुआ। और तीनों का हम बदल देंगे। भारतीय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये जो उन्होंने कहा कि इंडिया बनाम भारत, और हेमंत विश्व शर्मा के उसमें ट्विटर पे आ गया कि भाई सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया बनाम भारत में, ये ऐसे ही नहीं, ये बिल्कुल उनका तर्क है, बिल्कुल तर्क है। नाम बदल देंगे, हम बदल देंगे नाम। 2-4 लोग अभी कर रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कह देंगे कि भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शब्द को गायब कर देंगे। उनको गायब कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अंग्रेजी अनुवाद में अलग रख लेंगे, एक हिंदी सामने ला देंगे। तो हमें लगता है कि इस समय वो एंटी कॉलोनियल कि भाई ठीक है, आज़ादी के समय हम नहीं थे, 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस समय तो हम हैं और हम कानून बना दे रहे हैं। अभी जाते जाते आप देख रहे हैं कि 3 जो बिल कानून के लिए आ रहा है प्रारूप, उसको अगर ठीक से आप देखेंगे, अभी उस पर बात शुरू हुई है, कितने खतरनाक कानून है। कह रहे कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का हम खत्म कर रहे हैं, असली आज़ादी तो अब आ रही है देश में। तो हमने सिडिशन कानून को ख़त्म कर दिया। सिडिशन कानून को ख़त्म करके क्या ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देश में अगर भारतीय संप्रभुता को आप चुनौती देते हैं, अब भारतीय संप्रभुता के सामने कौन खतरा है, कहाँ किसने क्या कह दिया, शमसुल साहब ने क्या कह दिया, वो कल उसका वीडियो जाएगा, वो खतरा मान लिया जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से कानून अपना काम करेगा। तो इसका मतलब सिडिशन को ख़त्म करके आप उसको ऐसे सामान्यीकरण कर रहे हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं कि वो हर कोई विपक्ष में रहने वाला, विरोध में बोलने वाला, हर कोई आ जाएगा कि देश के सामने खतरा है, संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मणिपुर जलता रहेगा, मणिपुर में कुछ नहीं होगा, लेकिन पटना में आप कोई भाषण दे देंगे, इसके लिए आप ऊपर वो कानून लागू हो जाएगा, आप जेल में रहेंगे। क्या कह रहे हैं कि अभी 15 दिन तक पुलिस की हिरासत में आप रह सकते हैं, इसको बढ़ा करके 60 से 90 दिन करना चाहते हैं। ये आज़ाद हिंदुस्तान के कानून बन रहे हैं, 60 से 90 दिन तक पुलिस की हिरासत में। तो पुलिस की हिरासत में 60 से 90 दिन तक कोई रहेगा तो किसी को भी पीट करके, मार करके, किसी से कुछ भी लिखवा लेना, कुछ भी करवा लेना, सबको खामोश कर देना, बीजेपी में शामिल करवा देना, ये सब कुछ बिल्कुल संभव है, सब कुछ बिल्कुल संभव है। तो एक तरह से जो कह रहे हैं, और इसीलिए पहले 50 साल की बात करते थे, अब तो मोदी जी ने अगले 1000 साल की उन्होंने बात कर दी। एक तरफ पीछे 1000 साल की गुलामी, और अब कह रहे हैं कि हम तो इस समय ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आने वाले 1000 साल तक हिंदुस्तान में उसका असर रहेगा। तो इस कालखंड में ये जो बातें हो रही है, और सरकार बिल्कुल इसी हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि हमारे जो पूरे विदेश नीति पर भी कुछ चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए इतिहास तो बदल ही दे रहे हैं, तो भूगोल आप बदल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अखंड भारत हम चाहते हैं, जो अखंड भारत का जो पूरा मैप उन्होंने लगा दिया है नए संसद भवन में, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर के, श्रीलंका से लेकर, नेपाल से लेकर सब भारत में आ जाता है, म्यांमार तक आ जाता है अब। लेकिन कह रहा है कि म्यांमार की घुसपैठी है और म्यांमार और बांग्लादेश पर बातें हो रही है। तो ये जो अखंड भारत के नाम पर वो भूगोल तो ला रहे हैं, तो हमारे देश में जो पूरी विदेश नीति है, आप देख लीजिए उस विदेश नीति में बस एक अमेरिका है, एक इजराइल है, जो आपके पड़ोसी नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमको देश में विकास चाहिए, नारा तो दे देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देश के लिए भी लागू होता है, ये पड़ोस के लिए भी लागू होता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं,
पड़ोसी देश के साथ साथ यहाँ तक कि चीन की बात अगर करें तो हमारे बहुत सारे लोग लड़ने में तब कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हो, चीन पर नहीं बोल रहे हो। हम कह रहे हैं कि चीन पर बोल करके आप करेंगे क्या? सच्चाई तो ये है कि पूरब की दो सबसे बड़ी सभ्यता है, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के बीच में हमेशा तो बात ये हुई थी कि उसमें संवाद स्थापित करो, उसमें कोई एकता स्थापित करो जो जाकर के आज के आधुनिक इसमें पश्चिम के देशों का मुकाबला कर सके या आज के पूंजीवाद साम्राज्यवाद के ज़माने में मुकाबला कर सके। अफसोस ये है कि आज वो चीन भी बदल गया, आज वो हिंदुस्तान में भी जो लोग चीन और भारत की दोस्ती की बात करते थे। अभी हम कलकत्ता में थे तो मन किया थोड़ा टैगोर के वहाँ जा कर के देख आए। तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि पूरे जितनी बार वो चीन में गए और क्या बात करते थे, रूस में भी गए, चीन में भी गए और भारत और चीन की दोस्ती की बात करते थे। उस दौर में दोनों सभ्यताओं को नज़दीक लाने की बात करते थे। आज हमारे विदेश नीति का आधार बन गया है कि चीन से लड़ना है और इसीलिए अमेरिका के साथ जाना है। तो दो हमारी विदेश नीति में क्या है, एक है क्वाड में मतलब हम जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे ताकि हम चीन का मुकाबला कर सकें। दूसरा I2U2 क्या है, इंडिया और इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे सामने विदेश नीति है। ये तो हमारे पड़ोसी नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कोई इजराइल, ये अमेरिका, ये तो कभी नहीं पड़ोसी बनेंगे। तो आपकी विदेश नीति के मामले में भी एक लगातार, ताकि हम तमाम, पाकिस्तान और चीन नहीं, हम बांग्लादेश से भी अलग है, नेपाल से भी अलग है, श्रीलंका से भी अलग है, तमाम देशों से अलगाव मोल लो, तमाम देश से एक तरीके से ऐसा माहौल बना दो। और देश के अंदर जो आज मणिपुर में हो रहा है, हमारी एक टीम अभी मणिपुर में है, साथियों से रिपोर्ट मिल रही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। वो पढ़ के नहीं आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि दो अलग देश बन गया है। बिल्कुल घाटी में वहाँ कोई कुकी नहीं हो सकते और पहाड़ में कोई मेइती वहाँ नहीं रह सकते। इस तरह का विभाजन रेखा खींच दी गई है वहाँ। तो ये जो विभाजन रेखा खींच रहे हैं देश के अंदर, तो आने वाले दिन में टुकड़े टुकड़े गैंग तो हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, जेएनयू वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वाकई पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में तब्दील करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं। तो ये जो पूरा खतरनाक माहौल है, ये डिज़ास्टर बिल्कुल हमारे सामने है। तो हम समझते हैं कि इस डिज़ास्टर से मुकाबला करने के लिए हमें भी वो अप्रोच लेना पड़ेगा जो हर किसी बड़े त्रासदी में, हर किसी बड़े दुर्घटना में हम करते हैं। पहले बचाव का काम करते हैं, रेस्क्यू वर्क करना चाहिए। रेस्क्यू वर्क अभी जो हम कह रहे हैं कि भाई देश में एक 2024 में देश में ये भारतीय जनता पार्टी लौट करके नहीं आए और तमाम विपक्षी पार्टियां एक काम करें, मिलकर के एक जगह आए, चुनाव में कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि ये ज़रूरी रेस्क्यू वर्क है। अगर संविधान को, देश को, लोकतंत्र को बचाना है, इस आज़ादी को बचाना है, तो इसके लिए रेस्क्यू वर्क है, इसके लिए रिलीफ वर्क है। लेकिन रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ ही बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन का काम, रिबिल्डिंग का काम, ये हर किसी डिजास्टर में करना पड़ता है। आप अर्थक्वेक की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बने, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का तरीका बने, घर ऐसे बने जो क्वेक प्रूफ हो, जो किसी तूफान में ना हो। तो हमें लगता है कि अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर निकली, हमारे देश में ये जो अभी तक हमारे आज़ादी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जो समझ थी, वो अगर कमज़ोर साबित हुई, इस फांसीवाद के सामने थोड़ा सा हम गड़बड़ाने लगे या लड़खड़ाने लगे, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब है एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र हो, जिस ओर अम्बेडकर ने इशारा किया था कि उस ज़मीन का लोकतांत्रिकीकरण करो, सॉयल को डेमोक्रेटाइज करो। और सॉयल को अगर डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है हमें ऐसी बराबरी की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो। हमें ऐसे न्याय की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, आर्थिक भी हो। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रियम्बल में बात थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी बात नहीं है, और जो हम जहाँ चलते हैं वहाँ तो बिल्कुल ये बात नहीं है। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम आए तो थे क्रांति करने, अब मुकाबला हो गया कि सामने प्रतिक्रांति है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये तो एक तरह का डाइवर्शन हो गया है। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति करने के लिए आए, ये उम्मीद थी, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हम समझते हैं कि ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि मार्क्स ने लगातार कहा कि भाई आप नहीं तय कर सकते,
आपको समाजवाद लाना है, आपको क्रांति करनी है, तो इतिहास ने जो मुहैया किया है, जो आपके सामने मटेरियल है, जो परिस्थिति है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको लागू करना है। तो आज भी देश में चाहे हम सामाजिक क्रांति की बात करें, राजनीतिक क्रांति की बात करें, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, इस परिस्थिति जो हमारे सामने आ गई, इस परिस्थिति से टकराना और इस परिस्थिति से टकरा करके इस परिस्थिति पर काबू पा करके आगे बढ़ना, ये हमेशा हमेशा कोई क्रांतिकारी ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जो सिर्फ क्रांति के स्पेशलिस्ट है और प्रतिक्रांति से लड़ना उनको आता नहीं है। ऐसी कोई क्रांति नहीं होती है, ये काल्पनिक क्रांति होती है। तो आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को सच में अगर बचाना है तो वो तो क्रांति ही है। हम सारे कम्युनिस्ट लोग इसलिए डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो अंबेडकर ने भी कहा, बिल्कुल उन्होंने यही इशारा किया कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई हमको तो मिल गया है, संविधान मिल गया है, आरक्षण मिल गया है, अब बस चलेगा, नहीं, आपको जो मिला है वो बिल्कुल वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। आपको जो मिला है, जो कुछ भी मिला है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा चाहते हैं, अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं, और हमेशा इसीलिए तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई रहेगी। हमेशा इस समाज में प्रतिक्रिया के खिलाफ हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इस पूरे गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई रहेगी। उस लड़ाई में शिथिलता आएगी, उस लड़ाई में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि भाई हो गया, बहुत कुछ नहीं है, वो पुरानी बात हो गई। पुराने रूप में वो हो सकता है लौट करके नहीं आएगा, नए रूप में आएगा आपके सामने। तो इसलिए आज के इस पूरे दौर में हमें लगता है कि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई। सामने चुनाव है, इसलिए हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक चुनाव भर की बात तो है नहीं। एक चुनाव, क्योंकि जितना डैमेज कर दिया गया, जितना डैमेज हिंदुस्तान में कर दिया गया, इसकी भरपाई करना आसान नहीं है। और ये भी हम सब लोग जान रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार करके उसको कबूल करना नहीं चाहते थे, अमेरिका है, इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको कबूल करना पड़ा। अगर बोल्सोनारो हार करके भी कबूल नहीं करना चाह रहे थे, तो आप हम जानते हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट अगर ऐसा नहीं होता, ये हार मान लेते, नहीं मानते, मान करके भी नहीं मान रहे हैं। तो 2024 में हमारे सामने अगर इनको शिकस्त देने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल करारी शिकस्त देनी होगी, निर्णायक शिकस्त देनी होगी इनको।